Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT in 99 and I am BTech from IIT BHU. And आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं a very important, very interesting and a very amazing topic that is gravitation. So let's get started. ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसका जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनसे कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। एक प्योरली इंडिपेंडेंट नया चैप्टर है बेसिकली। तो अगर तुमने पिछले चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हैं तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। इसका पिछले चैप्टर से कोई भी लिंकअप नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। फेयरली इंडिपेंडेंट यूनिट है बेसिकली, ठीक है। बड़ा आसान सा यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, मज़ेदार यूनिट है, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। ग्रेविटेशन मज़ा। दूसरा और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ग्रेविटेशन का जो टॉपिक है इन फिजिक्स ऑफ क्लास 11th इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली एनालॉगस एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फिजिक्स ऑफ क्लास 12th। 11th की फिजिक्स में जो हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, एनालॉगस है, जैसा हम लोग अगले साल 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। 12th की फिजिक्स का सबसे पहला, सबसे बेसिक, एलिमेंट्री, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है, जो चैप्टर है, कंप्लीटली बेस्ड है अपॉन दिस ग्रेविटेशन। इसलिए आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आई रिपीट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत अच्छा कमांड होने के लिए आपके ग्रेविटेशन के फंडे काफी सॉलिड होना चाहिए, राइट। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसी ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। अगर आपके ग्रेविटेशन के फंडे काफी क्लियर हैं, काफी स्ट्रांग हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, राइट, पता नहीं चलेगा। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अगले सेशन में जब तुम 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें क्लियर होगा। ऐसा है, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से अगले साल 12th की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल एनालॉजी चलेगी दोस्त, है ना। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी एनालॉजी चलेगी। ग्रेविटेशन में हम लोग करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देयर इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशन में हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इट इज बिल्कुल सिमिलर टर्म्स चल रहे हैं दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझना ना, पूरी एनालॉजी चलेगी। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। तो 12th की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशन का। अब जर्नी शुरू करते हैं। द जर्नी बिगिंस, द मोस्ट अमेजिंग जर्नी। और सिंस तुम लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना, अवर टीम इज वर्किंग ऑन इट, है ना। तुम लोगों को बहुत जल्दी इसका मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो हमारी टीम लगी हुई है ना राइट। तो बहुत जल्दी तुम लोगों को मिल जाएगा। और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक तुम लोगों का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर मैंने जो PDF है वो सेंड कर दिया है। थ्योरी वाला जो ग्रेविटेशन का PDF है प्लस वर्कशीट का जो PDF है उसको सेंड कर दिया है, राइट। तो पढ़ाई जो है रोकनी नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है, ऐसा है। तो तुम्हारा जो व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें थ्योरी वाली जो फाइल है, PDF वाली जो फाइल है उसको ओपन कर लें, राइट। और अगर पॉसिबल हो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ, है ना, दिस PDF, ठीक है। 2-4 दिन की बात है बस, है ना, 2-4 दिन में आ जाएगा एक्चुअली मॉड्यूल, ठीक है। चल दिया, बस पहुंचने वाला है ठीक है। चल, तो ग्रेविटेशन में सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आया, ठीक है, ग्रेविटेशन का जो बैकबोन है, ठीक है, ग्रेविटेशन का सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ आया दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सब लोग मस्त हेडिंग बनाए, क्या हेडिंग पड़ेगी? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन।
तुम्हारे पास जो PDF है उसको थोड़ा सा ऐसे रीडिंग मारते चलें, उड़ाते चलते हैं, ठीक है। तो कौन सा लॉ आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो न्यूटन सर फिर से प्रकट हो गए हैं अपना एक छोटा सा लॉ लेके, है ना। तो न्यूटन सर ने ये देखा और पाया और हमें बताया, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है, कि स्टेटमेंट समझते हैं पहले, है ना। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ? कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एनी टू पॉइंट masses in the space. The magnitude of gravitational force, it is directly proportional to the product of their masses and it is inversely proportional to the square of distance between the masses. बोलो मैंने क्या बोला? सेम टू सेम, है ना। तो न्यूटन साहब का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर स्पेस में कोई भी दो पॉइंट मासेस एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। क्या है? न्यूटन साहब ने ये देखा और पाया कि साहब मान ले स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट मासेस हैं m1 और m2, कैप्ट एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पर बैठेले हैं, ठीक है। तो इन मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन दीज टू मासेस, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन द मासेस। क्लियर है? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, उड़ाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। उस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है? G से डिनोट करते हैं इसको। F बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। मॉड्यूल का जो PDF फॉर्मेट का फाइल है उसमें आप, है ना, उसको रेफर कर सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। तो G यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको बोला गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि यूनिवर्स के हर एक प्लेस पे, हर एक पोजीशन में, हर एक लोकेशन में G की जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, अनचेंज रहती है। इसलिए उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस। क्या है? G की जो मैग्नीट्यूड है ना सब, इट्स 6.67 इंटू 10⁻11 एंड द यूनिट इज, यूनिट डायमेंशन अभी छोड़ना, उसको मैं समझा दूंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। बाकी टर्म्स आसान है। m1 m2 पार्टिकल्स के मासेस हैं। m1 m2 क्या है? दोनों पार्टिकल्स के मासेस हैं, ठीक है। PDF में एक बार देखते भी चलें, राइट। और r क्या है? तो r सब है दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन। r इज डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। अब ध्यान रखें कि ये जो एक्सप्रेशन है, राइट, तो ये न्यूटन्स लॉ है। क्या है? दिस इज न्यूटन्स लॉ। लॉ समझते हो? तो देख ऐसा है क्या कि दो चीज़ें आती जीवन में। क्या क्या? एक आता है थ्योरम, दूसरा रहता है लॉ। तो जो थ्योरम होता है उसका एक डेफिनेट प्रूफ एग्जिस्ट करता है, मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता है थ्योरम। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, समझ में आया ना, लामीज थ्योरम है। तो थ्योरम का जो प्रूफ है ना, वो एक मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट करता है। लॉज का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। लॉज जो रहते हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। किस पर बेस होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, वहाँ से फाइनली कंक्लूड होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऐसा ऐसा हो सकता है। वो मासेस पर ईसा से डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर ईसा से डिपेंड कर रहा है। इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, समझ रहा ना। जैसे तुम लोग ट्रैफिक में चलते हो तो ट्रैफिक के कुछ लॉज हैं एंड वी हैव टू जस्ट फॉलो द लॉज। हम कोई ट्रैफिक पुलिस से क्वेश्चन थोड़ी करते हैं, करते हो क्या कि साहब हमें लेफ्ट में क्यों चलना है ना, मैं तो चैंपियन हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं तो बीच में चलूँगा, तो अंदर डाल देगा ठीक है। तो लॉ है, लॉ मतलब पत्थर की लकीर है, ठीक है, बन गया है, बस अपने को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इट्स अ लॉ, अपने को बस फॉलो करना है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। जैसे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि वाई ग्रेविटेशन फोर्स बराबर Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई मीन वाई नॉट इट्स लाइक Gm1 स्क्वायर m2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, या Gm1 m2 अपॉन r क्यूब, या Gm1 m2 अपॉन r की पावर 4। समझ में आ रहा ना, राइट। तो ये बेसिकली लॉ है,
लॉज के कोई मैथमेटिकल प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस होते हैं। सोचो न्यूटन सर ने अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया इस लॉ को प्रूव करने में, और आज हम यहाँ पे रायपुर में बैठ के न्यूटन सर को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो इज इट फेयर विद मिस्टर न्यूटन? न्यूटन सर को ऐसा पता चलेगा तो उनको कैसा फील होगा? मतलब न्यूटन सर को तो पता नहीं चल सकता, मतलब उनकी आत्मा को पता चलेगा तो कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, फील कर जाएगी आत्मा। ठीक है, ऐसा है, राइट? तो ये बेसिकली लॉ है। लॉ मतलब लॉ है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, अपने को बस इसको फॉलो करना है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ठीक है। राइट। अब रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है while applying this न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन? छोटी छोटी बातें हैं, राइट? तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात है, इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर तो तुम्हें दोनों पार्टिकल्स के मासेस पता हैं, समझा ना? अगर तो तुम्हें दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन आर पता है तो यहाँ से यू कैन डायरेक्टली डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन द मासेस। ये सुनो, दोनों पार्टिकल के मासेस पता है, m1 कितना है, m2 कितना, चिपका दे। दोनों के बीच का सेपरेशन आर कितना पता है, वहाँ पे छाप दे। और जी की वैल्यू तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंट रहती है, जी की जो वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट है ना? बच्चे को पता है जी बराबर 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 छाप दें, m2 छाप दें, r छाप दें, g छाप दें, तो यहाँ से वी कैन डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो पहला पॉइंट वही है कि है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें m1 पता है, m2 पता है, r पता है, तो उनको पुट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो निकाल सकते हैं। f कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट ये आया, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा और पाया और हमें बताया, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर होती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तुम जीवन में कभी भी नहीं सुनोगे कि मासेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? लॉ है। न्यूटन साहब ने ऐसा देखा और पाया, आई मीन ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा गया, ठीक है? अब तुम सवाल पूछो कि साहब मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, दो मासेस एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर जाते हैं? जैसे ये दो मासेस हैं, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल क्यों नहीं करते हैं? आई मीन देयर आर मैनी थ्योरीज बट वेरीफाइड नहीं है ना? तो ये बेसिकली लॉ है। लॉ मतलब लॉ है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा गया कि दो मासेस के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुम लोग मे भी पढ़े हो थोड़ा बहुत अपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे कि दो चार्जेस, ये जो दो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ये सुनो, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस हैं रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्शन होता है। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। जैसे प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है इन बिटवीन मासेस एंड चार्जेस। दो मासेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, दे नेवर रिपेल ईच अदर, बट वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, है ना? 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसलिए बता रहा हूँ, पूरी एनालॉजी चलेगी। जैसे यहाँ पे मास पड़ रहा है वहाँ पे चार्ज पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स पड़ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा। इसलिए ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले तो 12th का एक चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा 12th में जाने से पहले ही। ऐसा है, पूरी एनालॉजी चलेगी, ठीक है? तो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद दिस ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो नेचर है, नेचर ऑफ, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब समझे, इधर देख, मतलब ये हुआ कि इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और ध्यान से सोचें, क्या जितना फोर्स ये इस पे इधर लगा रहा है, क्या उतना ही फोर्स ये इस पे लेकर इधर लगाएगा? और ये भी न्यूटन सर का ही लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सुनो,
इतने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा उतना ही ये इस पे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन लगाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? चाहते चला। तो हमेशा ध्यान रखें जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है ना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेशन, ये जो हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई कि ये जो फॉर्मूला है ना कि साहब m1 m2 के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है Gm1 m2 बाय स्क्वायर, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पार्टिकल्स के लिए, पॉइंट मासेस के लिए अप्लीकेबल है। दिस एक्सप्रेशन इज अप्लीकेबल, छोटी छोटी बातें हैं ये सब है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्वाइट यूजफुल, क्वाइट हेल्पफुल है ना। अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए ही एक्सप्रेशन अप्लीकेबल है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई फाइनाइट डेफिनेट शेप एंड साइज की कोई रिजिड बॉडी सिस्टम है तो उसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग ये नहीं अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे ना। ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, पॉइंट मासेस समझते हो, जब बॉडीज के शेप और जो साइज हैं वो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हों तो उन बॉडीज को हम लोग ट्रीट कर लेते हैं लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास, पॉइंट पार्टिकल। क्या बोला? जैसे मान ले हमारे पास एक छोटा सैंपल दिखा रहा हूँ है ना, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मान ले हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, क्या है साहब? दो स्फीयर्स हैं ना। जैसे मान ले स्फीयर का रेडियस r1 है, स्फीयर का रेडियस r2 है, ठीक। एंड दिस स्फीयर्स दे आर कैप्ड एट डिस्टेंस r। तो कब हम इन स्फीयर्स को मान सकते हैं एज अ पॉइंट मास? कब इनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? जब इनका जो साइज है, इनका जो रेडियस है, वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो, तब हम इन स्फीयर्स को ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ पॉइंट मास, और तब हम डेफिनेटली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ये सुनो, क्या बोला? कंडीशन, कंडीशन सुन, कंडीशन सुन, कंडीशन जिनको जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है, कि जब r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू ये काफ़ी छोटी हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स, इसका रेडियस और इसका रेडियस ये दोनों ही डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हों। जैसे मान ले स्फीयर का रेडियस 1 मिलीमीटर की ऑर्डर का है, इस स्फीयर का भी मतलब ऑलमोस्ट है ना 2 मिलीमीटर मान लें, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान ले 10 मीटर है। एक्चुअली में इस तरह का सिचुएशन है तो आप स्फीयर्स को ट्रीट कर सकते हो लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट मास, है ना, ऐसा है पॉइंट पार्टिकल। समझ पा रहे हो? क्योंकि अब इनका जो साइज है, इनका जो रेडियस है, वो डिस्टेंस बिटवीन, भाई ये तो मिलीमीटर बहुत छोटा छोटा हो गया, और डिस्टेंस तो 10 मीटर बहुत बड़ा होगा, इस तरह का केस है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट हम बॉडी को कब ट्रीट कर पाएंगे? जब बॉडी का जो साइज है, बॉडी का जो रेडियस है, बॉडी के जो डायमेंशंस हैं, उसका लेंथ है, उसका ब्रेड्थ है, उसका हाइट है, उसका रेडियस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में काफी छोटा हो तो उसको ट्रीट कर सकता है लाइक अ पॉइंट मास। मतलब हम किस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस पर आते हैं, पहले इतना छापा। ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम कब यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा फील आएगी, ठीक है। बाकी तो उसको हम लोग डिटेल में एलैबोरेट करके चर्चा करेंगे, कहाँ पे? लेवल 2 में, एडवांस लेवल में, ठीक है। बाकी अभी है ना कंसेप्ट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लें इसको। जैसे मान ले एक छोटा सा सैंपल तो मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान ले तुम्हारे पास दो रॉड हैं, क्या? दो रॉड्स हैं। रॉड मतलब इट्स थिन एंड रिजिड रॉड, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दो रॉड्स हैं, पूछता है बता इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना है। तो ऐसा मत कर देना कि F बराबर Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, समझा ना, कि इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे, समझा ना, और फिर चिपका दिया Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे ना। यहाँ पे जो बॉडीज हैं वो पॉइंट मासेस नहीं हैं। देखो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस उल्टा हो गया, छोटा हो गया, और बॉडीज के डायमेंशन जो साइज हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी पॉइंट मास है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या डिफरेंस है इन बिटवीन दिस केस? यहाँ पे बॉडी के जो साइज है, जो डायमेंशन थे वो छोटे थे एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, तो यहाँ पे पॉइंट मास उनको ट्रीट कर लिया था।
और यहाँ पे घुमा सकता है, यहाँ पे नहीं घुमा सकते हैं। देखना डिस्टेंस बहुत छोटा है और बॉडीज के साइज बहुत बड़े हैं, ये थोड़ी पॉइंट मासेस हैं। तो ऐसे केस में ये जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट अप्लीकेबल, जी एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इट इज नॉट अप्लीकेबल। तो सवाल आया कि अगर हम ऐसे नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे? एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालते हैं। क्या करते हैं? इसका एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कट करते हैं, एक इसका छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ते हैं, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स के बीच में छोटा सा ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं यूजिंग द सेम फार्मूला। फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले टोटल फोर्स को निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट कराते हैं। वो लेवल 2 में समझेंगे, टेंशन मत ले, है ना। लेवल 2 में ऐसे सवाल हम लोग करेंगे। एक रॉड है, एक छोटा सा पॉइंट मास, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? एक रॉड है, एक रिंग है, एवरीवन सी दिस। एक रॉड है, एक रिंग है, ठीक है, इस तरह से बैठा है, बताएं दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो इसलिए अभी हम अप्रोच सीख लेते हैं, बाकी उसको अप्लाई कैसे करते हैं एडवांस लेवल में सीखेंगे, टेंशन मत ले। एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्टिकल यहाँ पे लेते हैं, एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्टिकल यहाँ पे लेते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में लगने वाला छोटू सा ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं। फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। मेथड समझ लें, बाकी हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं आगे सीखेंगे इसको, ठीक है। पहले इतना छापें। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अपने को याद रखना है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अभी जैसे ग्रेविटेशन का तुम लोगों का टेस्ट पेपर होगा तो उसमें ऐसा एक सवाल आ सकता है, पहले से हिंट दे रहा हूँ, है ना, पेपर लीक कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द मासेस। बोलो मैंने क्या बोला? मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये डिपेंड नहीं करता है कि मासेस को आपने किस मीडियम में रखा है। मासेस को चाहे आप एयर में रखें, वैक्यूम में रखें, वाटर में रखें, ग्लास में रखें, अपने घर के किसी कोपचे में रखें, जहाँ जगह मिले धीरे रख दे, उन सारे सिचुएशंस में मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्यों? लॉ है ठीक है। तो देख, अगला जो पॉइंट आया कि साहब दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द मासेस। मतलब ये हुआ, चाहे आप इन मासेस को एयर में बिठाएं, वैक्यूम में बिठाएं, वाटर में बिठा दें, ऑयल में बिठा दें, ग्लास में बिठा दें, मतलब इनके बीच में आप कोई भी मीडियम फिल कर दें, उन सारे सिचुएशन में उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। ऐसा न्यूटन सर ने एक्सपेरिमेंटली देखा और पाया। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली मेजर करके देखा गया। और ये दूसरा डिफरेंस है इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द मासेस, व्हाइल अनलाइक ग्रेविटेशन फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इन बिटवीन टू चार्जेस, इट डज डिपेंड अपॉन द मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस। वो हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी एनालॉजी चलेगी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जीवन बहुत सुकून में बीतेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, समझना। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि यार दो मासेस हैं, ठीक है, एक बार उनको एयर में रखा, दूसरी बार पानी में डुबो दिया, बता दोनों सिचुएशन में उन मासेस के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो क्या है? इट्स 1:1। ये सुनो, एयर में भी उतनी फोर्स, वाटर में भी उतनी फोर्स, तो फोर्स सेम है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ऐसा सवाल आ सकता है टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे कंसेप्ट हो गए, ठीक है, जो कि अपने को याद रखना है व्हाइल अप्लाइंग दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें ये जो जी यूज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? हेडिंग बना ले, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बड़ा आसान है। फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज।
तो जी की वैल्यू क्या मैं चिपका सकता हूँ, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, है ना। इधर देख, जी बराबर कितना, एफ इंटू आर स्क्वायर एम वन एम टू, नीचे चिपका दिया। जी कितना हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एम वन इंटू एम टू। यहाँ से हम जी की यूनिट अच्छे से समझ सकते हैं। तो जी का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। हम लोग एम के सिस्टम में डील कर रहे हैं या फिर एसआई सिस्टम में डील कर रहे हैं, ये सुनो। तो ये मीटर है लेकिन स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर चिपका दिया। नीचे मासेस हैं, मास का एम के एस या एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, के जी। तो के जी इंटू के जी, क्या के जी स्क्वायर हो जाएगा, ये सुनो। और क्या यही यूनिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब जी की वैल्यू पढ़ाई थी ना 6.67 10 पर माइनस 11, तो उसमें यूनिट चिपकाया था ना, क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। यहाँ से आता है, चलता चल हेडिंग बना ले, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो देखो फिर से वहीं से जर्नी शुरू करते हैं। एफ बराबर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। जी को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ क्वांटिटीज। तो जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर एम वन इंटू एम टू, ठीक है। अब सारे के सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड टर्म्स आ गए। तो अब यहाँ से क्या हम जी का डायमेंशन लग सकते हैं, एफ का डायमेंशन आर के डायमेंशन का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एम वन का डायमेंशन एम टू का डायमेंशन। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एफ का इंटू आर का स्क्वायर, नीचे एम वन का इंटू एम टू का, ठीक है। अब ये सारे स्टैंडर्ड टर्म्स आ गए, इनका डायमेंशन चिपका था जो। कोई बताएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड है रे, है ना, याद होना चाहिए सबको। फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड। डिस्टेंस का, अब डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, आर्क हो, रेडियस हो, एल इच है तो एक तरह का लेंथ है ना। तो एल है लेकिन स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर चिपका दिया। मास का, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एम, ठीक है, एम बोले तो मास, ठीक है। तो एम इंटू एफ, राइट। तो एक एम निपटा सकते हो। तो फाइनली जी का डायमेंशनल फार्मूला बोलो क्या आ जाएगा, ये सुनो। एम ऊपर चला गया ना, माइनस हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है ना, पार पार जोड़ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा और t - 2, क्लियर। तो ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसमें एक छोटा सा प्रिंसिपल आया जिसको हम बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक टर्म बहुत अच्छे समझते चल, सारे टर्म्स तुम्हें एज इट इज मिलेंगे अगले सेशन में 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे यहाँ पे पढ़ा रहा है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसे ही वहाँ पे पढ़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे ढंग से पढ़ ले, 12th में मेहनत बच जाएगी, जीवन थोड़ा सुकून में बीतेगा। और वैसे भी तुम लोगों को बताया हुआ है 11th का जो सिलेबस है थोड़ा सा वास्ट है, ज़्यादा है और थोड़ा सा टफ भी है। 12th की जो फिजिक्स है थोड़ी सी शॉर्ट है और आसान भी है, बट प्रोवाइडेड कंडीशंस देयर। कब आसान है, जब 11th तुमने काफ़ी अच्छे से पढ़ी हो, 11th की फिजिक्स काफ़ी तोड़ू हो और फोड़ू हो ऐसा है। तो इसलिए तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ 11th में रगड़ के मेहनत कर ले, ठीक है क्योंकि 12th में जब तुम लोग पहुँचोगे तुम्हारे पास डबल प्रेशर होगा। यू हैव टू फेस योर बोर्ड एग्जाम्स, यू हैव टू ऑल्सो फेस ऑफ कोर्स, है ना, योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको 12th तो पढ़ना ही है, 11th भी रिवाइज करना है भाई साहब, कॉम्पिटिटिव भी देना है, ठीक है। और तुम्हारे बोर्ड और कॉम्पिटिटिव में गैप नहीं होता रे, ठीक है। तो वहाँ पे ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है। तो इसलिए 11th को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, तो बोर्ड्स की जो मेहनत है वो तुम्हारी थोड़ी सी बच जाएगी और थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अपनी 11th की फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज करने का। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर 11th वीक है तो पूरा टाइम तुम्हारा 12th की फिजिक्स ही खा जाएगी और उतना अच्छा कमांड भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्या हेडिंग पड़ेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। देख असलियत में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना F बराबर G(m1m2/r²), ये सिर्फ और सिर्फ 2 मासेस के लिए अप्लीकेबल होता है। अगर सिस्टम में सिर्फ 2 मासेस हैं और पूछता बता ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी, तो है ना, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला।
बट अगर सिस्टम में बोलता है 2 से ज़्यादा मासेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, देन हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स? तो फॉर दिस देयर इज अ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है। जैसे मान ले वी हैव अ सिस्टम ऑफ मासेस, अपने पास एक सिस्टम ऑफ मासेस है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं जिनके कुछ कुछ मासेस हैं। सिस्टम ऑफ मासेस, ठीक है भाई। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, दूसरा है जिसका m2 है, m3 है, m4 और कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक। टारगेट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स exerted by this system of masses on any given mass। ये मान ले कोई गिवन मास है, ये क्या है साहब? अपना कोई गिवन पॉइंट मास है। हमारा टारगेट क्या है? हम देखना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ मासेस है ये इस गिवन पॉइंट मास पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अप्रोच ये बोलता है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल मासेस की वजह से उस गिवन मास पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, और फिर उन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेते हैं। वो जो वेक्टर सम आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स exerted by this system on this mass, and this principle is called as superposition principle of gravitation forces। थोड़ा थोड़ा चमका yes। पूरा चमकाता हूँ, है ना। जिनको जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए इधर देख, बड़ा सिंपल है यार, है ना। इधर देख, अभी कंसेप्ट समझ, बाकी तो अभी हम लोग सवाल बनाएंगे, तोड़ू सवाल बनते हैं बेस्ड ऑन दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सवाल बनाएंगे तब एक्चुअल एप्लीकेशन पार्ट अपने को क्लियर होगा। अभी फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है, क्या करना है, कैसे करना है वो समझ ठीक है। तो देखो, जैसे मान ले ये मास इस गिवन मास पे कुछ F1 का फोर्स लगाता है, तो इस F1 का हम लोग मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, डायरेक्शन अलग से निकालेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करेगा, है ना रिपेल नहीं करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। ठीक है भाई। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेते हैं, ना, डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे। फिर देखेंगे ये मास इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा, उसका भी उसी तरह से मैग्नीट्यूड अलग से निकाल ले, डायरेक्शन अलग से निकाल ले यूजिंग द सेम फार्मूला, है ना। फिर देखेंगे ये मास इस पॉइंट मास पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड अलग से निकालते हैं, डायरेक्शन अलग से देखते हैं। देख लिया। फिर इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लो। पूछोगे साहब वेक्टर सम क्यों ले रहे हैं? अरे फोर्स अदा रहे, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का वेक्टर सम ही तो लेंगे, स्केलर सम थोड़ी लेगा, समझ रहा ना। इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, ये रिप्रेजेंट करेगा नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स exerted by this system on this mass, and this principle is called as superposition principle of gravitation forces। भाई एक बात बताओ, वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स का वेक्टर सम। पुराने फंडे हैं ना वेक्टर्स के। जैसे मान ले एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो बता बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब ही क्या होता है? वेक्टर्स का वेक्टर सम, डिफरेंस नहीं, वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर्स का वेक्टर सम, वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन, डिफरेंस नहीं। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए इन तीनों फोर्स का हम लोग वेक्टर सम कर देते हैं। टर्मिनोलॉजी बड़ी आसान है। इसमें F1, F2, F3 क्या है? दे आर इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल मासेस ऑन दैट गिवन मास। F1, F2, F3 क्या हो गए? इंडिविजुअल फोर्सेस हैं एक्सर्टेड बाय दिस इंडिविजुअल मासेस ऑन दिस गिवन मास। और वेक्टर F क्या है? इट इज रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ मासेस ऑन दिस पॉइंट मास। क्लियर है? तो यहाँ पे बेसिक थ्योरी कंप्लीट होती है। दिस इज ऑल वी हैव फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब बेस्ड ऑन दिस न्यूटन्स लॉ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, अमेजिंग प्रॉब्लम्स, सुपर अमेजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ जाए सब लोग वर्कशीट पहुँचें। तो अब जो है कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो उसमें जो है सवाल नंबर 1 में आंसर है। ठीक है भाई, बन गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का बन गया। 17, 18, 19 नंबर राइजेस टू 20, 21। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे, फाइन, चलो बहुत अच्छे। तो ये सीधा सीधा सवाल है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए। यू जस्ट हैव टू यूज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, Gm1 m2 by r स्क्वायर।
क्या है GM1 M2 तो सारी की सारी वैल्यूज हम बस ध्यान ही रखना है, सारे के सारे वैल्यूज प्रॉपर SI सिस्टम में होना चाहिए, MK सिस्टम में होना चाहिए। मासेस है मतलब वो kg में होना चाहिए, डिस्टेंस मतलब मीटर में, है ना। तो देखो G की वैल्यू 6.67 टन पर -11, एक पार्टिकल का मास 10 ग्राम है, दूसरे का 20 ग्राम है, ग्राम है सो kg में उड़ा दे, 10 × 10 पर -3, 20 तो 20 × 10 पर -3, है ना। 1 kg बराबर 10 पावर 3 ग्राम, तो kg से ग्राम में जाना है 10 पावर 3 से उड़ा दे, उल्टा ग्राम से kg में जाना है 10 पावर -3 से उड़ा दे, है ना। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 kg बाई 10 पावर 3 से डिवाइड करा दें, ऊपर जाएगा 10 पावर -3 हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करा दिए। ग्राम से kg में जाने के लिए ऑटो मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टर, और डिस्टेंस 30 सेंटी है, तो सेंटी को 100 से डिवाइड कर दे टू कन्वर्ट 10 × मीटर, कितना। तो इसे तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, कोई शक नहीं। सवाल नंबर सेकंड में, अब ये है ना आखिरी वाले जो तीनों सवाल हैं ये अच्छे सवाल हैं, है ना। सवाल नंबर जो सेकंड है ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और अच्छा सवाल है। दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के तुम लोगों को बताया, तोड़ू सवाल, बढ़िया सवाल बनता है ना। तो इस सवाल का वैसे आंसर है बना क्या, हाँ शक्ल तो देखो, शक्ल देख रहा हूँ कौन कौन बनाया। GM²/L² √3, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है वेरी गुड, कुछ बच्चों का तो बन रहा है, वेरी गुड, काफ़ी जनता बता रही, हाँ 18 19 वेरी गुड, तो दोनों समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन, है ना ठीक है। तो देख सवाल तुम लोग पढ़ पा रहे हो, तो अपने को इसमें एक डायग्राम दिया है उसने कि साहब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड मान लो है, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 आइडेंटिकल पार्टिकल चिपका दिए हैं, ठीक है, एम राइट, हर एक पार्टिकल का मास बराबर है एम। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है बता कितना है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो कितना है, किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये असलियत में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तुमने पढ़ तो लिया है, एप्लीकेशन अब समझ में आएगा। इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने से कुछ होता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उस थ्योरी को तुम प्रॉब्लम्स में अप्लाई ना करो। रेगुलर डेली का एक टारगेट बना ले, जो भी कंसेप्ट पढ़ के जाए यहाँ से, ठीक है, घर पे जाके बिल्कुल भिड़ जाए अच्छे से घर पे जाके मतलब क्या, घर पे ही बैठे हो, आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता है बच रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो उस टाइम को यूटिलाइज कर, बी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ऐसा है। तो जैसे आज तुमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा, ठीक है, अब जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, जो भी बुक्स हैं, जो भी रेफरेंस है ना बुक्स हैं, उनसे खोद के निकाल कौन कौन से कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं, उड़ा डाल, ठीक है, ऐसा है। तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, डेली के डेली जो जो कंसेप्ट पढ़ के जा, घर पे जाके कम से कम 50 सवाल बना, ठीक है, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा राइट, आई गारंटी यू, मैं रिजल्ट की गारंटी लेता हूँ। कंडीशन वही है, जिस लेवल की मेहनत मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतनी मेहनत कर, उससे ज़्यादा मेहनत कर, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो देख ऐसा है, फंडा ही है, जैसे मान ले इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, तो अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स ये पार्टिकल लगाएगा, इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स ये लगाएगा, तो दोनों की वजह से अलग अलग से फोर्स निकाल लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, एंड टेक आउट देयर वेक्टर सम, फोर्स वेक्टर 100 ही है ना। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से, क्या ये मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, क्या जितना फोर्स इन दोनों के बीच में होगा क्या उतना ही फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, मतलब क्या ये मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, यस डायरेक्शन समझ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगा रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा, और जो मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में फोर्स उतनी मैग्नीट्यूड इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए दोनों चीजें सेम है, मासेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो देख जो मासेस इन दोनों के वही मासेस इन दोनों के, जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वही सेपरेशन इन दोनों के बीच का, हो गया ना रे, M1 M2 R सब तो सेम है, तो फोर्स सेम हो जाएगा, डायरेक्शन बस डिफरेंट होंगे, ये इसको खींचेगा इधर लगाएगा, ये इसको खींचेगा इधर लगाएगा। और ध्यान से देख, क्या ये एंगल तुम्हें 60 दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है,
अब असलियत में तुम्हारा सवाल पता है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि साहब एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रही है, और उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना दिख रहा है 60। अरे भाई, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हो? जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू बी कॉस थीटा। ये सुनो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला घुमा दे। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी होते हैं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू एफ हो जाएगी? क्या थीटा की वैल्यू 60 छाप सकते हैं? थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो फोर्सेस के बीच का एंगल छाप दे। तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, वो निकल आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ए की वैल्यू बी की वैल्यू थीटा की वैल्यू सब चिपका दे, तो एफ स्क्वायर ये हो जाएगा ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 60 कितना 1/2, टू ने 2 को मारा, बहुत मारा, ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी एफ रूट 3। और यहाँ पे एफ हम लोग क्या मान के चले थे, व्हाट इज एफ हियर? एफ था कोई भी दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में फोर्स। तो फोर्स तो हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ये सुनो, तो m1 की वैल्यू भी m, m2 की वैल्यू भी m, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन r कितना l। ये सुनो, m1 m2 mh और r कितना l। तो क्या f की वैल्यू आ गई? f की वैल्यू यहाँ पे चिपका दे, नेट फोर्स निकल आएगा, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइनली कम्स आउट टू बी जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और रूट 3। ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, है ना, कि किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स इतना होगा। कोई बताएगा व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी है ना रे, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कोई बताएगा इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स, हाँ 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 चला फिर 30 डिग्री फ्रॉम द फोर्स। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी समझ पा रहे हो तुम लोग? रिजल्टेंट फोर्स, तो यार यहाँ पे वेक्टर्स के फंडे लग रहे हैं। क्या हम लोग वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो क्या उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाई सेक्टर से पास करता है? पुरानी बातें हैं, सब भूल गए रे, भूल गया सब कुछ, आवाज नहीं आई। याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहा है? अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर, तो क्या उन वेक्टर का रिजल्टेंट उनके एंगल बाय सेक्टर से पास करता है? इधर देख, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो क्या इस चीज़ को हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाई सेक्टर θ/2 से पास करता है। क्या यही फंडा यहाँ पे भी अप्लीकेबल है? यस नो? क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? बिल्कुल बीचों बीच से, खटैक, एंगल बाय सेक्टर से पास करेगा। यहाँ से भी 30 और, है ना, यहाँ से भी 30। मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे बड़ी मचमच हो गई रे, यहाँ पे काफ़ी मचमच हो गई, थोड़ा सा बड़ा सा और सुंदर सा डायग्राम बना लो, है ना, बड़ा है तो बेहतर है। एक फोर्स इस पार्टिकल पे इधर लग रहा है, दूसरी इधर लग रही है ना, ये 60 है, और मैंने पूछा कि बता रिजल्टेंट फोर्स, तो तुम बोलोगे साहब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे पास करेगी, यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30। मतलब अगर उसको वर्ड्स में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस साइड, लेट्स से ए है, बी है, सी है, क्या लिखेगा? दिस रिजल्टेंट फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द साइड AC, क्या लिखोगे? वैसे डायरेक्शन पूछ नहीं रहा है, बट अगर पूछता तो इस तरह से लिखते हैं ना, क्या बोलेगा कि साहब डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ क्या 30 डिग्री विद द साइड AC। सवाल नंबर नेक्स्ट में आंसर इस जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, मतलब ये आंसर नहीं है, अभी लिख रहा हूँ, है ना। वर्क इज इन प्रोग्रेस, चल रहा है,
बोलो भाई। 4/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर जी आर की पावर 4। बढ़िया सवाल है, मेंस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। देख अच्छा सवाल है, ध्यान सुने। तो सवाल नंबर 3 में बोलता है टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम मतलब क्या सेम? मटेरियल सेम मतलब आवाज़ नहीं आई, डेंसिटी सेम उनकी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मटेरियल सेम है, मतलब ऐसे मटेरियल सेम होने से बहुत सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं, बट इस सवाल के कंटेक्स्ट में मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम है ना। तो अगर बोलेगा साहब दो स्फीयर्स का मटेरियल सेम है, इसका मतलब आसान भाषा में उनकी डेंसिटी सेम, ठीक है। डेंसिटी रो अपने को दे रखी है उसने, दिस अ सिंबल फॉर डेंसिटी रो, लेट अस कॉल एज रो 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 रो, ठीक है, रोना नहीं है ठीक है। अच्छा कंडीशन है कि रेडियस भी आर दे रखा है, दे टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं जस्ट ऑन द सरफेस, है ना। दे जस्ट टच ईच अदर ऑन द सरफेस, सरफेस पे इस तरह से टच करते हुए बैठे ले हैं। क्या पूछ रहा है बता, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स। दोनों का रेडियस भी बराबर है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, बता इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो देख इस प्रॉब्लम को डील करने का जो अप्रोच है, जो प्रोसेस है, जो आइडिया है वो ये है कि हम क्या करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन है Gm1m2/r², दिस अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। तो इन स्फीयर्स को हम लोग अज्यूम करेंगे एज पॉइंट मासेस। हम मानेंगे इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास ऑल्दो अपना हुआ नहीं है बट हम लोग कर लेंगे, टेंशन मत ले। मानेंगे इसका भी पूरा का पूरा मास अपने सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। देख इसका जो पूरा मास है इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, ठीक है। इसका जो पूरा मास है इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है, ठीक है। तभी तो ये दोनों के दोनों स्फीयर्स ट्रीट हो पाएंगे लाइक अ पॉइंट मास, और जब ट्रीट होंगे तभी तो वी कैन यूज दैट फार्मूला, क्योंकि दैट फार्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, है ना। ध्यान से देखें तो क्या द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू से कि यार हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं, और ध्यान से देख क्या दोनों के बीच का सेपरेशन 2r दिख रहा है, r + r दैट इज 2r। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, ये 2r क्यों लिखा है समझ में आया? हाउ इट इज 2r, इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसका पूरा मास के सेंटर ऑफ मास पे, भाई साहब ये आर है ना रेडियस, और ये भी आर है, तो हो गया ना रे इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच का सेपरेशन कितना, r + r 2r। अच्छा दोनों का मैंने मास क्यों माना सेम, ये समझ में आ रहा है? अरे दोनों का डेंसिटी सेम, रेडियस सेम, हो गया ना रे, मास सेम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, समझ में आ रहा है ना। मास बराबर क्या है, इधर देख सुन मेरी बात, पहले मास निकाल लेते हैं, पहले मास की बैंड बजा लेते हैं। तुम लोग मास क्या पढ़ते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मान लो उसने अपने को रो दे रखी है, वॉल्यूम अब गोल गोल है, स्फीयर क्या है, इट्स अ राउंड स्फीयर, है ना, परफेक्टली राउंड स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ता है, इट्स 4/3 πr³। या सुनो, अरे तो हो गया ना भाई, दोनों का डेंसिटी सेम, दोनों का रेडियस सेम, मास सेम हो गया, इसलिए मैंने दोनों एम ईच ले लिए, ठीक है। अब चिपका दे फॉर्मूला। अब ये केस ट्रीट हो गया इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट मास, तो पॉइंट मास के लिए वी कैन डेफिनेटली यूज दैट, है ना फॉर्मूला, F = Gm1 × m2/r²। ध्यान बस ये रखना, r की वैल्यू r मत रख देना, इट हैज़ टू बी 2r। ये सुनो, मासेस तो m हो गए लेकिन उन मासेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2r, ये ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई? ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं जो अपने को नहीं करती हैं। 2r कितना है मासेस के बीच का, ठीक है। हो गया रे, m की वैल्यू निकाल चुका, चिपका दे। ये आसान सवाल था मैंने से पूछा था तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। फोर्स रिड्यूस हो जाएगा Gm²/4r², ठीक है साहब। तो फोर्स हो जाएगा साहब G/4r², और बचा m बोले तो कितना, रो 4/3 πr³ और ऑफकोर्स स्क्वायर। ये सुनो, G/4r² ऐसा इट है, और m का स्क्वायर है, m मतलब कितना, रो × 4/3 πr³। ये सुनो, और इसका स्क्वायर है। तो क्या तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको, क्या सॉल्व कर लोगे या बैठे रहोगे? समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो? स्क्वायर करा दिया, कुछ है थोड़ी रे, रो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पाई स्क्वायर और r³ का स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना रे। अरे r³ का स्क्वायर नहीं कर पाएगा रे, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 ये पता है, 2 3 है ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 4 ने 4 को मारा, बहुत मारा, ठीक है। तो F बराबर फाइनली 4/9 G रो स्क्वायर पाई स्क्वायर, और क्या r² हो जाएगा, तो r⁴ आ जाएगा। या सुनो, डिवीजन है ना, पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, r⁴ है, r⁴ है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4/9 बाहर ले लिया, G रो स्क्वायर एज इट इज पाई स्क्वायर, और ये r⁴ हो जाएगा।
ठीक है, सवाल नंबर, लेवल बढ़ा रहा हूँ, एडवांस का सवाल है ये ठीक है, ये जो है ये शानदार सवाल है, मज़ेदार सवाल है, बना है, इसको बस थोड़ा सा पेशेंस से समझें, है ना। क्या अरेंजमेंट है पहले ध्यान से सुना। ठीक है भाई, ये दोनों फिक्स्ड स्फीयर्स हैं, दोनों मासेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं, मूवेबल नहीं है। ये दोनों पार्टी क्या है, ये पार्टी सब फिक्स रेस्ट पे हैं। ठीक है, ये मूवेबल है, ये वाला जो मास है। इन दोनों के मासेस जो है वो अपने को है ना गिवन है, वो हम लोग बाद में चिपका लेंगे। ठीक है, इन दोनों के जो मासेस हैं आइडेंटिकल हैं, 0.26 kg मैंने स्मॉलर मान लिया, और ये वाला जो मास है 0.01 है, बाद में है ना न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे आखिरी में चिपकाएंगे। कुछ डायमेंशंस अपने को उसने दे रखे हैं भाई, है ना, 8 सेंटी, ये भी उतना ही है 8 सेंटी, और ये ऑफकोर्स एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये पार्टी अपने को 6 सेंटीमीटर उसने दे रखी है, और ये ऑफकोर्स है ना ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द इनिशियल एक्सेशन ऑफ पार्टिकल पी विच इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस पार्टिकल को रेस्ट से वो रिलीज कर रहा है, तो बता इस पार्टिकल का इनिशियल एक्सेशन कितना होगा, पार्टिकल का इनिशियल एक्सेशन कितना होगा, है ना। तो देखो पहले तो ये ध्यान रखें कि ऐसा मत समझना कि दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन। ये जो मोशन है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो रहा है। अगर वर्टिकल होगा तो वो देगा, नहीं दे रहा है इसका मतलब पक्की बात है। यू हैव टू अज्यूम दैट मोशन इज टेकिंग प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली। ये क्या है साहब, ये जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एब्सोल्युटली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है। मोशन कैसा हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फील कराता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें। इधर देख, जैसे ऐसा है कि एक मान ले पार्टिकल यहाँ पे फिक्स है, दूसरा पार्टिकल मान ले यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये जो तीसरा पार्टिकल है इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से रेस्ट से रिलीज हो रहा है। फील कर रहा है, एक ये, दूसरा ये, इसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, थर्ड पार्टिकल यहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है और इस तरह से भाग रहा है, कुछ 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 इस तरह से भाग रहा है। खैर उतना मोशन तो मैं नहीं डील करना है, तो मैं सर बताना है इनिशियल मोमेंट पे, स्टार्टिंग मोमेंट पे बता इस पार्टिकल का एक्सेशन कितना होगा, कितना एक्सेशन से ये पार्टिकल भागेगा, थोड़ा है ना एनालाइज करते हैं। ये भी जो सवाल है इट इज अगेन बेस्ड ऑन है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, है ना। तो देखो क्या अप्रोच है, बड़ा शानदार सवाल है, पेशेंस से बस समझें इसको। क्या कुछ फोर्स ये पार्टिकल उस पर लगाएगा, कुछ फोर्स ये पार्टिकल उस पर लगाएगा, ये सुनो, ये पार्टिकल इसको खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स इस तरह से लगाएगा। क्या ये भी पार्टिकल उस पार्टिकल को खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स इस तरह से लगाएगा। अच्छा सोच के देख, क्या जितना फोर्स ये होगा उतनी फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा। देखो ध्यान से देखें, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 8 है, ये 6 है, क्या ये 10 हो जाएगा, ये 8 है, ये 6 है, क्या ये भी साइड 10 हो जाएगा, ये सुनो। अरे पाइथागोरस घुमा देना रे, ये जो आर होगा, आर बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हो गया ना भाई साहब 10, और ये सेंटी है तो ये भी पार्टी सेंटी में आ जाएगी। तो ध्यान से देख, जो मास है इनके वही मास है इनके, जो सेपरेशन इनके बीच का वही सेपरेशन इन दोनों के बीच का। तो क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच का वही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन दोनों के बीच का भी होगा। ये सुनो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, ये इसको खींचेगा इधर लगाएगा, ये इसको खींचेगा इधर लगाएगा फोर्स। ठीक है, मान ले ये एंगल थीटा है, सोच के बोल क्या ये भी एंगल उतना ही दिख रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सब कुछ तो बराबर है, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड तो वैसे ही कॉमन, एंड देयरफॉर दिस एंगल इट शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, अब सवाल ये इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ साहब कि एक फोर्स इस पार्टिकल पे इधर लगा, दूसरा इधर लगा, और ये साहब थीटा है। ठीक है, और हमें बताना है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। तो उसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कॉम्पाउंड ले लें, ठीक है, आसान रास्ता बताता हूँ, बाकी तुम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी घुमा के निकाल सकते हो, बट वो अननेसेसरी थोड़ा सा लंबी मेथड आ जाएगा, है ना। कॉम्पाउंड से एक झटके में आ जाएगा, देख कैसे आएगा। क्या एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है, और क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है, हाँ ना बोल रहे हैं, ये सुनो। क्या इस एफ का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है, एफ कॉस थीटा, और क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पाउंड दिख रहा है।
क्या एफ साइन थीटा उड़ गया, तो क्या नेट फोर्स आपको दिख रहा है 2F cos थीटा, डायरेक्ट आ गया एक झटके में, क्योंकि फोर्स सेम डायरेक्शन में इसलिए जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स पूछता, है ना, रिजल्टेंट फोर्स पूछता, तो एक झटके में आ गया कि साहब रिजल्टेंट फोर्स हो गया F cos थीटा प्लस F cos थीटा दैट इज 2F cos थीटा। छाप ले। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताता हूँ और उसको कैसे निकाला जा सकता है। अपने को सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ठीक है। अप्रोच फ्लेक्सिबल, एडमेंट नहीं होना है कि इसी मेथड से बनाना है। एक और अप्रोच बताता हूँ, पहले इतना छापा। तुम लोग इसी सवाल को दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला घुमा के भी बना सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा बुलंदी आ जाएगा, है ना, थोड़ी सी उसमें मैथ्स घुस जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली फॉर्मूला घुमा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। कोई बताएगा यहाँ पे थीटा कितना होगा? एनीवन? 2 थीटा। वेरी गुड, है ना। एंगल का बस यहाँ पे छोटा सा गेम है। क्या है? एंगल इज 2 थीटा, इट्स नॉट थीटा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड एफ, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड एफ, तो ए और बी एफ ईच थीटा। तो इस फोर्स के बीच में टोटल एंगल कितना दिख रहा है? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती होती है जो अपने को नहीं करनी है। अब बस सिंपल कैलकुलेशन है ना। देखो अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 2 थीटा। जल्दी बता क्या कॉमन दिख रहा है? ये 2F स्क्वायर हो गया, है ना। इन दोनों में से 2F स्क्वायर बाहर निकल ले। क्या ब्रैकेट में ये दिख रहा है 1, यहाँ से कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो क्या? हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला घुमा रहा हूँ, क्यों घुमा रहा हूँ ये समझ में आएगा। उसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का क्या ये फॉर्मूला तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो? ये सुनो, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ पे छाप रहा हूँ। तो एफ रिजल्टेंट क्या अपना ये आ गया ट्वाइस एफ स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सुनो, कॉस 2 थीटा के चिपका दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद 2F स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो 4F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट लेगा तो क्या अपने पास फाइनली ये बचेगा। ये सुनो, और क्या यही आंसर यहाँ पे एक झटके में आ गया। इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूँ अपनी अप्रोच जो है ना फ्लेक्सिबल रख। कई बार रिजल्टेंट का फॉर्मूला आसान पड़ जाता है, कई बार लेकिन कॉम्पाउंड से जल्दी आ जाता है। ये देख कॉम्पाउंड हमने देख लिया, एक झटके में आंसर आ गया, और वही अगर रिजल्टेंट घुमा रहा है तो देख कितना सारा टाइम लग रहा है। यही टाइम तो बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। बट मेथड अपने को क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा रिजल्टेंट से समय ज़्यादा लगेगा, कई बार ये मेथड आसान पड़ता है, ठीक है। इसलिए बोला अप्रोच जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आगे की जो जर्नी है वो आसान है। जब तुमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया है, ठीक है, कि साहब बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है, तो एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकता है फोर्स और मास। ये सुनो ठीक है। देखो अब जब रिजल्टेंट फोर्स आ गया है तो इनकी थोड़ी सी वैल्यूज देख लीजिए, है ना। आओ, तो अपने को खैर पूछता है बता पार्टिकल का एक्सेशन क्या है। तो क्या हम पार्टिकल का एक्सेशन लिखेंगे, इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हुआ गया, है ना। तो उसको मास से डिवाइड कर दे तो पार्टिकल का एक्सेशन निकल आएगा। फोर्स थोड़ी पूछ रहा है, एक्सेशन पूछ रहा है। तो क्या हम पार्टिकल का रिजल्टेंट एक्सेशन लिखेंगे, पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड मास। बस ध्यान ही रखें जिसका एक्सेशन उसका मास, आवाज नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पार्टिकल हैं, इसका स्मॉल एम इसका कैपिटल एम है। स्मॉल एम रखेगा कैपिटल एम रखेगा, यस नो। जिसका एक्सेशन उस पर लगने वाला फोर्स उसी का मास, यस नो। समझ पा रहे हो? तो इस पे लगने वाला फोर्स तो इसी का मास कैपिटल एम रखेगा, ये ध्यान रखें। तो रिजल्ट ये सब चिपका दे वैल्यूज, है ना। तो एफ रिजल्टेंट चिपका दे 2F cos थीटा एंड डिवाइड बाय कैपिटल एम। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो 2 अपॉन कैपिटल एम छोड़ दे एफ की वैल्यू GM अपॉन आर स्क्वायर, और जो भी बोलो क्या किया सामने है 2/m cos थीटा एज इट इज है। व्हाट इज एफ? एफ है साहब इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, G कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या एम यहाँ से उड़ते उड़ते दिख रहा है, कैपिटल एम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ना, ठीक है। तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस 2G स्मॉल एम और cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू चिपका दे ट्वाइस G की वैल्यू स्टैंडर्ड है भाई साहब, कॉन्स्टेंट अपने को याद होना चाहिए। स्मॉल एम की वैल्यू क्या अपने को गिवन है, स्मॉल एम की वैल्यू क्या अपने को उसने दे रखी है, इधर देखो 0.26, ये सुनो स्मॉल एम की वैल्यू क्या 0.26 दे रखी है, पॉइंट है 0.26,
ठीक है ना। अच्छा कॉस थीटा, कोई बताएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? आवाज़ नहीं आई क्या? इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें 8/10 दिख रही है? आवाज़ नहीं आई, सॉरी 6/10। कितनी? ध्यान से देखें, इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल कॉस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। आवाज़ नहीं आई। बेस कितना देख रहा है? 6। हाइपोटेनस कितना देख रहा है? ठीक है, तो बेस और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा कितना आ गया बोल? तो कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली ये चिपका दे रहा हूँ, तो कॉस थीटा की जगह 0.6 और डिवाइड बाय आर। आर क्या है? तो आर है सब इन दोनों मासेस के बीच का सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिख रहा है? 10 सेंटी है। अब वो सेंटी है, मीटर में चिपका दे, तो 100 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा? 0.1 इन मीटर। इसी को तुम अगर सिंप्लीफाई करते हो तो फाइनली रिजल्ट ये मिलेगा। ये छोटा सा सवाल था जो एडवांस में पूछा गया था। कोई बताएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये तो मैग्नीट्यूड निकल लिया, वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, फोर्स है, एक्सेशन है, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेशन? इस एक्सेशन की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या इस एक्सेशन की डायरेक्शन में बोल सकता हूँ एग्जैक्टली अलोंग दिस लाइन होगी? यस और नो? देखो हमेशा ध्यान रखें, एवरीवन सी दिस, न्यूटन सर बोल के गए हैं, सर आइजैक न्यूटन, और लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन। न्यूटन साहब ने क्या बोला? बॉडी पे आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, बॉडी पे उसी डायरेक्शन में एक्सेशन लगेगा और बॉडी उसी डायरेक्शन में भागेगी। तो ध्यान से देखें, क्या इस पार्टिकल पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में लग रहा है? तो क्या इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेशन मिलेगा? अलग से देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं? जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेशन। तो क्या ध्यान से देखें, इस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है, इधर देखो, वो क्या इस डायरेक्शन में देख रहा है? अरे फोर्स के ये वाले कॉम्पोनेंट तोड़ गए ना रे, एफ का साइन थीटा है ना, एफ का साइन थीटा, ये वाले तो कॉम्पोनेंट तोड़ गए, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में तो बचा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जो नेट फोर्स आपको दिख रहा है एग्जैक्टली इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग दिख रहा है। ये सुनो, एफ का कॉस थीटा, एफ का कॉस थीटा, ये ऐड हुए हैं, तो इसी डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट फोर्स है साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा वो तोड़ गया रे, तो नेट फोर्स इधर है, और जिधर नेट फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेशन होगा। तो एक्सेशन क्या हम बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होगा। जैसे इसका कुछ अगर नामकरण करें, ए है, बी है, सी है, तो क्या रिजल्टेंट एक्सेशन या रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हम बोल सकते हैं अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे डी मान ले, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी सी, क्या बोल सकते हैं कि साहब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सेशन, इट इज अलोंग क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या? बी डी। किधर होगा? अलोंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी। और ध्यान से सोच, अगर इस पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा है तुमने रेस्ट से, तो क्या पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आगे ट्रैवल करेगा? Yes, sir. हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो उसी डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन में सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है। एवरीवन सी दिस, लाइव डेमो देख, है ना, किलर विजुअलाइजेशन। ये देख, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, किधर भाग रहा है? नीचे। क्यों? अरे ग्रेविटी नीचे लग रही ना रे। जिधर फोर्स, जब भी सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसी डायरेक्शन भागेगा जिधर फोर्स लगाएगा। ये देख, किधर भाग रहा है? नीचे। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स नीचे लग रहा है। अब यहाँ पे देख, असलियत में कहानी कैसी है? एक ये पार्टिकल, दूसरा ये पार्टिकल, ठीक, और जो थर्ड पार्टिकल उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कहीं से छोड़ा है, तो जैसे ही छोड़ेगा क्या पार्टिकल इस तरह से भागना शुरू करेगा? ये फंडा है। ये सुनो, इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स ऐसा है, ये इसको खींच रहा है एफ, ये इसको खींच रहा है एफ, इस एफ का ये कंपोनेंट, इस एफ का ये कंपोनेंट उड़ गया, नेट फोर्स इधर बचा, तो ये पार्टिकल असलियत में ऐसे भाग रहा है, इस डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का मोशन होगा। क्लियर है? सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।